वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए सेकंड ईयर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या है। किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या समूह के बारे में गहन और गोपनीय जानकारी प्राप्त करने की सामाजिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है, जिसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख, यंत्रों एवं प्रविधियों का उल्लेख जो है हम कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और मनोचिकित्सकों के द्वारा या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा भी इस विधि का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। तो ऐसे क्या कारण हैं, ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसे कौन से उपयोग या महत्व है जिसकी वजह से वर्तमान में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है उसका उपयोग निरंतर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जा रहा है। तो सबसे पहला उपयोग या महत्व कह लीजिए वो यह है कि सूक्ष्म अध्ययन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पद्धति के द्वारा किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनके बारे में छोटी से छोटी जानकारी जो है इस पद्धति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रकार से मनोचिकित्सक जो है किसी मनोरोगी का इलाज करने के लिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर उसका इलाज करता है, तो उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उसके पश्चात वह उसकी चिकित्सा प्रारंभ करता है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? सूक्ष्म अध्ययन या गहन अध्ययन किया जाता है। दूसरा मुख्य कारण जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के उपयोग या महत्व का आता है स्टूडेंट, तो ये आता है उपकल्पनाओं के स्रोत हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है वो उपकल्पना का स्रोत है। कैसे? उपकल्पना या हाइपोथेसिस जो है अपन पहले ही अध्ययन कर चुके। उपकल्पना क्या है? एक कल्पना के आधार पर निश्चित किया गया परिणाम जो है जिसे हमने क्या कहा था? उपकल्पना कहा था या हाइपोथेसिस कहा था। तो इस विधि के द्वारा यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उपकल्पनाओं का निर्माण करना पड़ता है। तो परिस्थितियों और व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी जो है वो किससे प्राप्त करेंगे? हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके जिन उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है तो उन उपकल्पनाओं के निर्माण में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। साथ ही साथ वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है वो उपकल्पनाओं के प्रारंभिक स्रोत के रूप में भी या प्रारंभिक स्तर के उपयोग के रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट जो है कि महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्र। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की जो महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्र है, प्रविधियां जो है वो हमने पढ़ी थी। प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार या साक्षात्कार निर्देशिका, ये सब क्या है? इनके यंत्र या प्रविधियां है। तो इस सब के निर्माण में भी यानी जो भी यंत्र हैं उनके निर्माण में भी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? यदि आप प्रश्नावली, अनुसूची या साक्षात्कार निर्देशिका के द्वारा सामाजिक अनुसंधान करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं तो इनका निर्माण करने से पूर्व जिन व्यक्तियों का या जिन इकाइयों का सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत चयन किया गया
व्यक्तिगत जानकारी या उनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही इन यंत्रों का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। साथ ही साथ व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है व्यक्ति की यानी व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की जानकारी प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति, उसकी रुचि, उसकी राय जाननी है हमें, तो हमें हमेशा सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इस पद्धति के द्वारा भी उस व्यक्ति की मनोवृत्ति, रुचि, राय के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। पूरी सामग्री व्यक्ति के बारे में हो, चाहे समुदाय के बारे में हो, चाहे किसी समूह के बारे में, सांस्कृतिक समूह के बारे में हो, किसी जाति के बारे में हो, यदि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो इस रूप में संपूर्णता की जानकारी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा कौन सी पद्धति का प्रयोग करना आवश्यक है? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग करना आवश्यक है। नेक्स्ट जो उपयोग आता है वो आता है घटनाओं की निरंतर तस्वीर। हमने पिछले वीडियो में जिन यंत्रों का प्रक्रिया या चरण का जो उपयोग किया था, उस प्रक्रिया या चरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था घटनाओं का कालक्रम। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का जो एक मुख्य चरण आता है स्टूडेंट्स, वो आता है घटनाओं का कालक्रम। यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा जिस भी घटना, जिस भी समस्या का अध्ययन किया जा रहा है, उसके अतीत को जानकर, वर्तमान को जानकर ही आगे उस घटना में या समस्या में किस तरह से और किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को जानने के लिए हमें हमेशा कौन सी अध्ययन पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस रूप में घटनाओं की निरंतर तस्वीर यानी कालक्रम के अनुसार अतीत, वर्तमान और आने वाले समय में, यानी समस्या जो है उसका अध्ययन, पहले वो समस्या किस रूप में थी, वर्तमान में किस रूप में है, और उसका अध्ययन करके आने वाले समय में या भविष्य में उस समस्या का निदान या उपचार जो है वो किस रूप में किया जा सकता है, ये भी अध्ययन जो है किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा हम किसी भी जो घटना है या किसी भी व्यक्ति जिसका भी या किसी समस्या का जो अध्ययन कर रहे हैं, उनकी तुलना और वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है वो कौन सी पद्धति बनती है स्टूडेंट्स? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति बनती है। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो अन्य व्यक्ति या अन्य इकाई का अध्ययन करके उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की कोई तुलना की जानी है, तो वो तुलना जो है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा अध्ययन करके हम आसानी से कर सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं? विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यानी जो समान इकाइयां हैं या जिन इकाइयों का अध्ययन किया गया है उनमें यदि किसी प्रकार की कोई समानताएं हैं तो उन समानताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है और विभिन्न वर्गों में बांट कर तो आसानी से उनकी तुलना की जा सकती है। साथ ही साथ अगला जो उपयोग या महत्व जो आता है वो ये आता है कि सामान्यीकरण का आधार। हम कोई भी सामाजिक अनुसंधान करते हैं या सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत यदि हम किसी भी अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत हमें विभिन्न चरणों का उपयोग करना होता है। जैसा कि हमने सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का उपयोग किया था, उसके अंतर्गत भी विषय का चुनाव, इकाइयों का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण और अंत में तुलना एवं वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सारण्य इत्यादि विभिन्न चरणों के उपयोग किए थे। तो उन
है सामान्यीकरण का। तो यदि हमने तथ्य संकलन के पश्चात यानी वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा जितने भी तथ्यों का हमने अध्ययन किया है उनका संकलन करके जब अंत में उनका सामान्यीकरण किया जाता है तो सामान्यीकरण करने के लिए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है वो मुख्य आधार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि वैयक्तिक अध्ययन के द्वारा ही व्यक्ति का या इकाइयों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके अंत में उनका क्या किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का जो अंतिम उपयोग या महत्व जो आता है स्टूडेंट्स, वो आता है नए अनुभवों का ज्ञान। यानी हम जिस भी समस्या या घटना का अध्ययन कर रहे हैं तो अनुसंधानकर्ता जो है जिस व्यक्ति की मनोवृत्तियों, मूल्यों, विचारों और विश्वासों को जानता है और उनको जानने के साथ साथ वह उन्हें प्रोत्साहित करता है और परिवर्तित कारकों का जो अध्ययन करता है, उन सभी अध्ययन के द्वारा हर व्यक्ति को या अनुसंधानकर्ता को जो है हमेशा धीरे धीरे नए अनुभवों का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस रूप में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है वर्तमान में इतने उपयोग और महत्व को देखते हुए वर्तमान में अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। किंतु स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि हमेशा कोई भी चीज जो उपयोगी मानी जाती है या महत्वपूर्ण होती है तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे दोष अवश्य पाए जाते हैं जिसकी वजह से उनका उपयोग तो किया जाता है, लेकिन एक सीमित क्षेत्र के रूप में, एक सीमा के रूप में रहकर ही उनका उपयोग किया जा सकता है। तो इसी तरह से हमारी जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है उसके अंतर्गत कुछ दोष भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से उसका उपयोग होता तो है लेकिन सीमित मात्रा में होता है। तो सबसे पहला दोष जो है या सीमा जो पाई जाती है कि हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग जो है कहाँ नहीं कर सकते हैं या क्यों नहीं कर सकते। तो सबसे पहला दोष जो इसका पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि ये अवैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। कहीं कहीं किसी व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए या समूह या संस्था या समुदाय का अध्ययन जो इस पद्धति के द्वारा किया जाता है, व्यक्ति का अध्ययन किया, उसको सभी व्यक्तियों पर लागू कर दिया। तो अध्ययन तो कुछ इकाइयों का किया या कुछ व्यक्तियों का किया, लेकिन उसको लागू किस पर कर दिया, संपूर्ण क्षेत्र पर लागू कर दिया। तो इस रूप में कभी कभी ये पद्धति जो है वैज्ञानिक होने की बजाय अवैज्ञानिक हो जाती है। दूसरा जो आता है कि इसके द्वारा जो सामान्यीकरण किया जाता है, मैंने आपको बताया था गुण के अंतर्गत कि इसके द्वारा अध्ययन करके क्या किया जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है। तो कभी कभी सामान्यीकरण भी दोषपूर्ण हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, वही कारण है कुछ का अध्ययन किया, समग्र पर लागू किया। तो ये समग्र पर लागू करना ही क्या कहलाता है, मुख्य रूप से दोष माना जाता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग जो है सीमित रूप में किया जाता है, यह सीमित अध्ययन ही किया जा सकता है। यानी व्यक्ति, इकाई जिसका भी आप अध्ययन कर रहे हैं उस इकाई के बारे में ही आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने लग जाते हैं, तो उसका ही अध्ययन हो पाता है। तो इस रूप में इसका मुख्य दोष क्या आता है कि इसके द्वारा जो है अत्यंत ही सीमित अध्ययन किया जाता है। चौथा दोष जो आता है इसमें समय और धन अधिक लगता है। एक व्यक्ति या कुछ इकाइयों, कुछ व्यक्तियों, किसी संस्था का जो अध्ययन कर रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या होता है, समय अधिक चाहिए और समय के साथ साथ आप जितना उस पर पैसा जो है यानी खर्चा जो है, यानी खर्चीली ज़्यादा विधि कहलाती है। क्योंकि एक व्यक्ति का अध्ययन करने में इतनी आसानी से आप अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको उसकी संपूर्ण या पूरी जानकारी प्राप्त करनी है और वो पूरी जानकारी जो है कुछ समय में या कुछ पैसों से प्राप्त
नहीं की जा सकती है, इसलिए उसके लिए पैसा और समय जो है वो ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट दोष जो आता है निदर्शन का अभाव। निदर्शन मैंने आपको शॉर्ट रूप में पहले बताया था, विस्तृत रूप में अगला जो अपना टॉपिक होगा उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे निदर्शन का। निदर्शन मैंने दो विधियां बताई थी स्टूडेंट्स, संगणना और निदर्शन। संगणना विधि जो होती है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, क्षेत्र की सभी इकाइयों से मिलकर अध्ययन किया जाता है, लेकिन यदि क्षेत्र बड़ा है तो उसके अंतर्गत अध्ययन करने के लिए हम उन सारी इकाइयों को अध्ययन के लिए चयनित नहीं कर सकते हैं, तो हमें उस बड़े क्षेत्र में से कुछ इकाइयों को चयन के लिए निकालना होता है और उसके लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी पद्धति होती है, निदर्शन पद्धति होती है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत निदर्शन का अभाव होता है, क्योंकि इकाइयों की संख्या कैसी है, कम है, सीमित है। उन सीमित इकाइयों में से कुछ इकाइयों को कैसे निकाला जाए, तो इसी वजह से क्या होता है, इसके अंतर्गत निदर्शन का अभाव पाया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स में भी अनेक दोष पाए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे रिकॉर्ड्स जो हैं त्रुटिपूर्ण होते हैं, क्योंकि कितनी बार सामाजिक अनुसंधानकर्ता वास्तविक जो चीज होती है उसको जाने बिना ही कुछ ऐसे तथ्यों का संकलन कर लेता है या अपनी इच्छा से ऐसे तथ्यों को लिख लेता है, रिकॉर्ड के रूप में रख लेता है। इसीलिए ऐसे तथ्य कैसे होते हैं, पक्षपातपूर्ण होते हैं, इसीलिए ये रिकॉर्ड जो है कैसे माने जाते हैं, दोषपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रकार का अध्ययन करते हुए जो अध्ययनकर्ता होता है उसका अत्यधिक आत्मविश्वास भी, अध्ययनकर्ता का जो अत्यधिक आत्मविश्वास होता है वो आत्मविश्वास भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में स्टूडेंट्स दोष उत्पन्न कर देता है, क्योंकि एक इकाई का अध्ययन करते हुए वो उस इकाई के साथ या उस क्षेत्र की इकाइयों के साथ इतना घुल मिल जाता है कि वो अपने जो विचार होते हैं उन विचारों को भी उसके अंतर्गत शामिल कर लेता है। तो उसको लगता है कि मेरे द्वारा जो भी तथ्य संकलित किए जा रहे हैं उन तथ्यों में कुछ गलत हो ही नहीं सकता या दोष हो नहीं सकता। इसीलिए इस अत्यधिक आत्मविश्वास की वजह से भी कभी कभी अध्ययनकर्ता के द्वारा जो तथ्य संकलित किए जाते हैं उनमें विभिन्न मिस्टेक्स या त्रुटियां होने की संभावनाएं रहती है। दोषपूर्ण जीवन इतिहास यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो प्रक्रिया चरण आता है वो जीवन इतिहास का, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो कभी कभी ये जो जीवन इतिहास होते हैं व्यक्ति के जीवन के बारे में जो लिखे गए होते हैं उनमें भी कितनी बार व्यक्ति जो है कुछ ऐसी चीजों को लिख देता है जो सही नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति जो है दोषपूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता जो होता है उसका जो पक्षपात है वो भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। ऊपर मैंने आपको बताया था अध्ययनकर्ता का अत्यधिक आत्मविश्वास, उसका जो आत्मविश्वास है तथ्य संकलन करने की, मेरे द्वारा जो भी तथ्य संकलित किए गए हैं वो सारे सही हैं, उनमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, कोई गलतियां नहीं है, कोई त्रुटियां नहीं है। तो यहाँ आकर वो अपनी रुचि राय जो है उन तथ्यों के साथ सम्मिलित कर देता है और उसकी रुचि और राय का सम्मिलित होना, इसका मतलब पक्षपात का सम्मिलन होना, और पक्षपात का सम्मिलन जहाँ हुआ वहाँ हमारा जो अध्ययन है स्टूडेंट्स वस्तुनिष्ठ नहीं रहता है, बल्कि कैसा हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। यानी इसमें जो पक्षपात है वो सम्मिलित हो जाते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का जो अंतिम दोष आता है स्टूडेंट्स वो ये आता है कि सामग्री यानी जो भी तथ्य संकलित किए गए हैं वो
तथ्य जो है उनकी विश्वसनीयता की जांच जो है असंभव है। कैसे असंभव है? कि जो भी तथ्य संकलित किए जा चुके, जरूरी नहीं है वैसी घटना जो है बार बार रिपीट हो, ऐसी आए, तो इस पद्धति के द्वारा जो भी तथ्य संकलित किए जाते हैं उनकी दोबारा हम यानी उसी व्यक्ति के पास जाकर उनकी दोबारा हम जांच नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसकी विश्वसनीयता में जो है दोष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वैयक्तिक अध्ययन पद्धति जो है सामाजिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण तो मानी ही जाती है, लेकिन कहीं कहीं मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं जिसकी वजह से इसका उपयोग जो है सीमित इकाइयों के अध्ययन के लिए या फिर सीमित क्षेत्र के लिए ही किया जा सकता है।